हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के अकाउंट्स का जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है। कंडीशन बस यही है कि आपको थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत बच्चों वाली जर्नल एंट्री आती है तो आप इस चैप्टर को आराम से कर लोगे। देखो, इस चैप्टर को हम मिनिमम 5 पार्ट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पार्ट्स में, वो भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले आपको ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल का मतलब क्या होता है। ठीक है, बिल का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप यही बोलोगे कि बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे तब इशू करा जाता है जब कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है, यानी उधार में होता है। क्यों? क्योंकि आपने बुक में पढ़ रखा है, बुक में जो है यही दे रखा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बट गाइज, मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई किसी दुकान पे जाते हो, सपोज गारमेंट्स की दुकान पे कपड़े लेने जाते हो, ठीक है, कपड़े लेने के बाद आप कैश में पेमेंट करते हो, ठीक है, तो सामने वाले से जो सेलर होता है, आप उससे कहते हो ना भैया बिल दे दो, तब आप बिल क्यों मांगते हो? क्योंकि जो बिल है वो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है ना। तब आप बिल क्यों मांगते हो? तो एक बात तो सुन लो कि जो बिल होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कैश में भी इशू हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी इसे इशू करा जा सकता है। बिल का मतलब सिंपल सा इतना होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन की एविडेंसिंग करता है। एविडेंसिंग का मतलब क्या होता है? सबूत होता है कि हाँ, जो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है ये हुआ है। जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं हम उसको बिल कह सकते हैं। जब कैश में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो कैश मेमो इशू होता है, और जब क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इनवॉइस इशू होता है। और इनवॉइस और कैश मेमो दोनों एक प्रकार के बिल होते हैं। ठीक है, आई होप आपको बिल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, अब समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो क्या होता है, सेलर से हम सामान लेते हैं और उसको उसके बदले कैश दे देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। सेलर भी खुश, हम भी खुश। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है, यानी कि जो सेलर है उसने उधार में कोई माल बेचा है, तो उसको ये तो दिक्कत बना रहेगा ना कि भाई सामने वाला पार्टी जो है वो मतलब पैसा लेके भाग ना जाए, कहीं मेरा ये बैड डेट्स ना हो जाए। तो इस केस में क्या कर सकता है? क्या कोई उसके पास सबूत होगा कि हाँ भाई उसने उसको माल बेचा है? तो इस केस में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो हमारा डेटर होता है वो फ्यूचर में फिक्स्ड डेट पर हमें एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी देता है। इसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? पहले बात, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस कारण से बोला जाता है क्योंकि एक एक्ट था जिसका नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, 1881। तो ये एक्ट जो है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लाई थी। आम भाषा में समझाऊँ तो सपोज़ करो एक सेलर है, ठीक है, और जो सेलर है उसका नाम सपोज़ करो राम है, ठीक है, और एक परचेज़र आया, यानी कि जो माल को खरीदने वाला बंदा है वो आया, उसका नाम था श्याम। श्याम ने ना राम से कुछ सामान खरीदा, कुछ भी सामान खरीदा, 10,000 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, जब राम ने बोला हाँ भैया श्याम आप पैसे दे दो, तो श्याम ने बोला भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं तुझे ना 1 महीने बाद पैसा ला के पक्का दे दूँगा। अब भाई राम को पता था कि श्याम एक ऐसा बंदा है, क्योंकि श्याम का जो नाम है मार्केट में बहुत ख़राब चल रहा था। श्याम के बारे में यह अफवाह फैल रही थी कि वो उधारी में सामान लेता है और मतलब कि शहर छोड़ के भाग जाता है। तो राम को ये बात पता थी। ठीक है, तो राम ने बोला चल भाई ठीक है, तू मुझे 1 महीने बाद पैसा देगा, बट मैं कैसे मान लूँ कि तू मुझे 1 महीने बाद पैसा देगा? श्याम ने बोला अरे भाई जवान की भी कोई कीमत होती है, मैं तो पक्का पैसा दे दूँगा। तो राम ने बोला चल ठीक है, अगर तू मेरे को पैसा दे रहा है तो एक काम कर, मैं तुझे एक कागज़ का टुकड़ा देता हूँ, उस पर मैं लिख दूंगा कि मैं श्याम हूँ और मैं राम को 10,000 रुपये 1 महीने बाद आके दे दूंगा, और भाई तू एक इस पर साइन कर दे, इससे मेरे को ये संतुष्टि हो जाएगी, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ मुझे तू पैसा दे देगा। तो राम ने कागज़ का टुकड़ा निकाला, उस पर लिख दिया कि मैं श्याम राम को फिक्स डेट पर इतना रुपए दे दूंगा, और उस पर साइन किसने कर दिया? श्याम ने साइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है। क्यों सर? जो जो पैसा होता है वो तो परचेजर देता है, तो परचेजर को बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना चाहिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा परचेजर था 1 महीने बाद के जगह वो लिख देता कि भाई मैं
3 महीने बाद पैसा दूंगा, या फिर 10,000 की जगह लिख देता है कि मैं 5,000 रुपये ही दूंगा, है ना। तो वो हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी भी तो कर सकता है, बट सेलर अपने साथ तो कोई धोखा कर नहीं सकता। तो ये कौन बनाता है? सेलर बनाता है। और इस पर साइन कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर जो हमारा परचेजर ही साइन करता है। अगर परचेजर साइन नहीं करेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये इनवैलिड माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। उस पर कौन साइन करता है? परचेजर ही साइन करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसका मतलब कि जो हमारा परचेजर है वो हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। करेगा तो मैं सीधा चला जाऊंगा कोर्ट, और मैं कोर्ट से इसके बदले पैसा क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होती है। अगर मैं बोलूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन है, देखो इस डेफिनेशन को चाहे तो याद कर लो या तो बस समझ लो। एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि इन राइटिंग होता है। इसका मतलब क्या होगा कि लिखित होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई जो हमारा परचेजर है वो बोल देगा हाँ मैं तेरे को पैसा दे दूंगा और सेलर मान जाएगा, नहीं, वो इन राइटिंग होना चाहिए। और एक वो अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि भाई जो सेलर है वो राम को, यानी कि जो हमारा श्याम था परचेजर, उसको ऑर्डर करेगा भाई तू मुझे पैसा देगा। जो श्याम है वो कोई बहाना नहीं बनाएगा कि भाई मेरे को इससे पैसा मिलेगा तो मैं दूंगा, या फिर मुझे इतने तारीख को पैसा आएगा तो दूंगा, नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। और ये एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट करता है, यानी कि जो फिक्स बंदा वही पैसा देगा और एक फिक्स मनी देगा। या तो वो फिक्स्ड डेट पर देगा या तो वो और ऑन डिमांड देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिक्स्ड डेट पर अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पर डेट लिखी हुई होती है तो हम उसको कहते हैं टर्म बिल, ठीक है। टर्म का मतलब होता है डेज, है ना, फिक्स डेट। अगर फिक्स डेट लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे टर्म बिल। बट सपोज करो अगर बिल पे कोई डेट ही नहीं लिखी हुई है तो हम उसको बोलेंगे हम बोलेंगे डिमांड बिल। इसका मतलब है कि जब भी हमारा सेलर परचेजर से पैसा मांगेगा, परचेजर को किसी भी हालत में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसको किसको पैसा मिलता है? या तो सेलर को या तो अदर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैंने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। हम बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर सपोज करो जो हमारा सेलर था उसने किसी तीसरे से उधार ले रखी हो, है ना, तो तीसरे बंदे को उसको पैसा चुकाना, अब उसके पास तो पैसा है नहीं, तो वो जो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज है जो जिसे वो उसने श्याम से लिया था वो किसी तीसरे बंदे अजय को दे सकता है ना। तो हम बोलते हैं या तो सेलर को दे देगा या तो किसी तीसरे बंदे को भी बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले पैसा मिल सकता है। आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइम के लिए इशू होता है? देखो जनरली आमतौर पर बात करो कि बिल ऑफ एक्सचेंज ना 3 महीने के लिए इशू होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए इशू होता है। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है, 5 महीने 6 महीने ज़्यादा हो सकता है, बट 12 महीने से अंदर अंदर, 1 साल नहीं होना चाहिए, 1 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो 3 महीने का आमतौर पर सभी होता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, बट वो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 3 दिन हमारा क्या होता है? ग्रेस पीरियड होता है। सपोज करो भाई जिस दिन मैं पैसा लेने गया, है ना, उस दिन जो मेरा मतलब कस्टमर जो था, मेरा जो डेटर था वो मिला ही नहीं मुझे, है ना, तो भाई उस समय तो मेरे को पैसा देगा नहीं, तो इस केस में मैं क्या करूँगा? तो 3 दिन मेरे को एक्स्ट्रा दिया जाता है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फिक्स डेट होता है तो मुझसे पैसा उससे पहले तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। अगर तुम्हारा डेटर चाहे तो उससे पहले पैसे दे सकते हैं, बट अगर वो दिन क्रॉस हो गया तो समझ जाना तुम्हारे पैसे डूब गए, यानी बिल जो है वो एक्सपायर हो गया। अगर इसके बदले तुम पैसा लेने जाओगे तो जो तुम्हारा कस्टमर है वो मना कर देगा, बोलेगा ये तो बिल एक्सपायर हो गया, मैं तुम्हें 1 भी रुपये नहीं दूंगा। तो बिल कितने महीने के लिए इशू होता है? 3 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है। अगर जिस दिन मेरा ड्यू डेट था, ड्यू डेट समझते हो? इसका मतलब क्या है? जिस दिन मेरे को पैसे मिलने वाला है, ठीक है, जिस दिन मेरा ड्यू डेट था, सपोज करो उस दिन एक पब्लिक हॉलीडे आ गया, जैसे कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, हमें पता होता है कि इस दिन छुट्टी होगी। अगर उस दिन मेरा ड्यू डेट आ गया तो इस केस में मैं क्या करूँगा? तो इस केस में मैं 1 दिन पहले जाऊँगा, ठीक है, 1 दिन मैं पहले पैसा लेने जाऊँगा। बट सपोज करो कोई अननोन हॉलीडे आ गया। अननोन हॉलीडे का मतलब क्या हो गया कि जैसे अचानक हमें पता नहीं था पहले से कि छुट्टी होगी कि नहीं, जैसे कि जनता कर्फ्यू, जैसे कि लॉकडाउन लग गया, या फिर कोई कुछ भी हादसा हो गया जिससे छुट्टी हो गई, तो मैं कब जाऊँगा? तो 1 दिन बाद जाऊँगा। वो जैसे छुट्टी ख़त्म होगी तो उसके 1 दिन बाद जाऊँगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया, कितने टाइम के लिए इशू होता है ये समझ में आ गया। और अगर हॉलीडे हो गया पब्लिक हॉलीडे 1 दिन पहले, अगर अननोन हॉलीडे तो 1 दिन बाद। अब मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या होता है? देखो सपोज करो जो बिल था वो 1 जनवरी को इशू हुआ, ठीक है, और 28 जनवरी को उसके बदले में ना मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच का जो टाइम होगा हम उसको कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो पार्टीज का मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने बंदे इन्वॉल्व होते हैं। तो मेनली 3 पर्सन होते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं।
ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ड्रॉवर को हम एक और नाम से जानते हैं सेलर, उसको एक और नाम से जानते हैं राइटर, ठीक है। कई लोग इसको मेकर भी कह देते हैं, ठीक है। ड्रॉवी को हम कहते हैं परचेजर और उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर, और पेई को हम पेई कहते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। ड्रॉवर कौन होता है? देखो, ड्रॉवर एक वर्ड से नहीं आ रहा, ड्रॉ, जो बिल बनाता है, जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल को बनाता है, हम उसको कहते हैं ड्रॉवर, ठीक है। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है, यानी जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है, हम उसको कहते हैं ड्रॉवी। हमने पढ़ा था कि बिल कौन बनाता है? सेलर बनाता है। और कौन साइन करता है? हमारा जो हमारा डेटर होता है, कस्टमर होता है, वो साइन करता है। तो जो कस्टमर था वो हमारा कौन था? ड्रॉवी, ठीक है। तो जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है, हम उसको कहते हैं ड्रॉवी। ड्रॉवर को हम सेलर भी कहते हैं। सेलर कौन होता है? जो सामान बेचता है। इसको हम राइटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पर जो लिखता है ना, जो लिखता है कि इतने दिन बाद ये इस बंदे को इतना पैसा देगा, तो हम उसको राइटर कह देते हैं। वो लिखता है, तो जो बिल पर लिखता है हम उसको कह देते हैं राइटर। ड्रॉवी को हम परचेजर भी कहते हैं, क्योंकि जो गुड्स को परचेज करता है वही तो पैसा देगा, वही तो बिल पर साइन करेगा, तो हम उसको ड्रॉवी और परचेजर भी कहते हैं। हम उसको एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। एक्सेप्टर जो बिल को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? कि साइन कर देना, ठीक है। अकाउंट्स में एक्सेप्ट करने का मतलब होता है साइन कर देना। और अल्टीमेटली जिसको बिल के बदले पैसा मिलेगा, हम उसको कहते हैं पेई। ये पेई सेलर भी हो सकता है या अदर भी हो सकता है। सेलर क्यों हो सकता है? सपोज करो जो हमारा सेलर था उसका कोई क्रेडिटर था ही नहीं, उसने किसी से उधारी ली नहीं थी, तो जो बिल के बदले उसको पैसा मिलेगा। बट अगर राम का कोई क्रेडिटर होता, जो हमारा राम था सेलर, अगर उसका कोई क्रेडिटर होता तो किसी तीसरे को बिल को दे देता। तीसरे का मतलब एंडोर्समेंट कहते हैं इसको, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो तीसरे को देता, तो इस केस में पेई कौन होता? जो तीसरा बंदा, सपोज अजय पेई होता, ठीक है। तो पेई हमारा सेलर भी हो सकता है और कोई तीसरा बंदा भी हो सकता है। अब गाइस एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा, जिससे हम सारे पार्टीज को इजीली समझ सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल है। सपोज करो जो श्याम था वो राम के पास आया। राम एक सेलर है, श्याम एक कस्टमर है। श्याम ने राम से ना 10,000 रुपये का कुछ सामान खरीदा, ठीक है। और जब राम ने श्याम से पैसा मांगा कि भाई पैसे दे दो, तो श्याम बोला भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, एक काम कर, मैं तुझे 3 महीने बाद मुझे पैसा आने वाला है, मैं 3 महीने बाद तुझे पक्का पैसा लौटा दूंगा। तो राम ने बोला अच्छा तू मुझे 3 महीने बाद पैसा देगा, तो एक काम कर, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देता हूँ और इस बिल ऑफ एक्सचेंज पर तू साइन कर दे। मैं इस पर लिख देता हूँ कि मैं श्याम राम को 3 महीने बाद 10,000 रुपये दे दूंगा, और भाई तू इस पर एक काम कर, तू साइन कर दे, ठीक है। तो उस पर साइन कर दे। तो देखो जो राम था वो हमारा कौन हुआ? ड्रॉवर, क्योंकि उसने बिल को ड्रॉ करा। जो श्याम था उसने बिल पर साइन करा, यानी श्याम क्या हो गया? हमारा ड्रॉवी, है ना। सपोज करो 3 महीने कंप्लीट हो गया है और जो बिल था हमारा 1 जनवरी को इशू हुआ था, है ना। 1 जनवरी को माल खरीदा और 1 जनवरी को हमारा बिल इशू हो गया। तो 3 महीने कब कंप्लीट होंगे? 3 महीने हमारा 1 अप्रैल को कंप्लीट होगा। देखो ये मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मैच्योरिटी डेट कैसे गिनते हैं, अभी बता रहा हूँ, पहले ये समझ लो। 1 जनवरी को बिल इशू हुआ, 1 अप्रैल को जो है 3 महीने कंप्लीट हो गए। अब हमें पता था कि 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी 4 अप्रैल को बिल के बदले पैसे मिलने हैं। 4 अप्रैल को जो राम था वो श्याम के पास गया, उसने बोला भाई श्याम आज है 3 महीने कंप्लीट हो गए और ग्रेस पीरियड भी कंप्लीट हो गया, चल मुझे 10 रुपये दे, मुझे 10 रुपये कह रहा हूँ, 10,000 दे और बात ख़त्म कर। श्याम ने राम से बिल लिया, राम को दिया 10,000 रुपये और राम चला गया। अब इस केस में पेई कौन हुआ? जो पेई था वो हमारा राम हुआ, क्योंकि बिल के बदले पैसा किसको मिला? तो बिल के बदले जो पैसा था वो हमारा राम को मिला, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। श्याम ने राम से 1 जनवरी को सामान खरीदा 10,000 रुपये का। श्याम के पास पैसे थे नहीं, तो राम ने उसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दिया। राम ना घर जा रहा था 1 जनवरी को, राम अपने घर जा रहा था, उसने देखा कि भाई सामने से एक बंदा आ रहा है, अजय। उसको पता था कि भाई अजय को तो 10,000 रुपये देने हैं और उसका टाइम भी आने वाला है। तो वो बोलेगा यार मेरे पास क्या करो, अभी तो पैसे है नहीं। तो अजय बोलेगा कि भाई राम तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? राम बोलेगा अरे अरे कुछ नहीं, बस ये 10,000 रुपये का बिल है। तो अजय बोलेगा अरे भाई मेरे भी तो 10,000 रुपये बाकी है, एक काम कर ये बिल मुझे दे दे, मेरे 10,000 रुपये क्लियर हो जाएंगे। तो राम क्या करेगा? उस बिल को अजय को दे देगा। अब मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हुआ 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को जो अजय था वो गया श्याम के पास, बोला भाई श्याम ये ले अपना पकड़, ये तेरा ही बिल है ना? श्याम बोलेगा हाँ हाँ ये मेरा ही बिल है। श्याम बिल को लेगा और अजय को पैसे दे देगा। तो इस केस में पेई कौन हुआ? पेई हुआ हमारा अजय, ठीक है। तो पेई हमारा सेलर भी हो सकता है या कोई अलग बंदा भी हो सकता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
अब बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप का होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली दो टाइप का होता है, एक बिल रिसीवेबल, एक बिल पेएबल। देखो, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है जिसको बिल के बदले पैसा मिलना है वो बिल रिसीवेबल, जिसे बिल के बदले पैसा देना है वो हमारे लिए बिल पेएबल। सेलर के लिए जो बिल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज वो बिल रिसीवेबल होता है, क्योंकि बिल के बदले उसको पैसा मिलना है ना। और जो हमारा मतलब ड्रॉवी होता है या परचेजर होता है उसको बिल के बदले देना है पैसा, तो उसके लिए बिल क्या हो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल पेएबल। अब समझा देता हूँ कि मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। देखो, हम ये तो समझ चुके हैं कि अगर हमारा जो मैच्योरिटी डेट यानी ड्यू डेट रहा उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हमें एक दिन पहले जाना है, अगर अननोन हॉलीडे है तो हमें एक दिन बाद जाना है। देखो, जो बिल होता है उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो बेसिकली दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो वो डेज़ में हो या तो वो मंथ में हो। मंथ में मतलब जैसे 2 महीने के लिए इशू हुआ, 3 महीने के लिए इशू हुआ या 1 महीने के लिए इशू हुआ। और डेज़ में मतलब जैसे 30 दिन के लिए इशू हो सकता है, 60 दिन के लिए इशू हो सकता है। तो दोनों की अलग अलग टेक्निक है इसका मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट फाइंड करने की। पहले मंथ की बात करते हैं। सपोज करो जो बिल था वो 1 महीने के लिए इशू हुआ, 2 महीने के लिए इशू हुआ, तो तुम ये इग्नोर कर दो कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, 1 महीने में किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं, है ना। फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं इसको तुम इग्नोर कर दो, ये इसकी टेक्निक है इसको फाइंड करने की। जैसे 1 जनवरी को जो था हमारा बिल इशू हुआ, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना मान लो। ठीक है, ये मत देखो कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, इग्नोर करो। 1 फरवरी को अगर हमारा बिल इशू हुआ तो 1 फरवरी से 1 मार्च जो था हमारा 1 महीना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया था 1 जनवरी को जो था बिल इशू हुआ तो 1 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट आ गई। कैसे? जैसे 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च हमारा दूसरा महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल हमारा तीसरा महीना। देखो, 1 अप्रैल को जो था हमारा ड्यू डेट आ गया, यानी कि बिल जो था मैच्योर हो गया, और 3 दिन ग्रेस पीरियड यानी 4 अप्रैल को हमारा क्या आ गया, ड्यू डेट आ गया। अगर बिल हमारा डेज में गिवन हो तो जिस दिन बिल इशू हुआ उस दिन को भूल जाओ। ठीक है, जिस दिन जो बिल इशू हुआ उस दिन को भूल जाओ। जैसे कि 1 जनवरी को बिल इशू हुआ, ठीक है, और 60 दिन के लिए बिल था, तो ऐसा मत देखो कि 1 जनवरी को हुआ ना तो 1 जनवरी भूल जाओ। हम 2 जनवरी से गिनेंगे, यानी जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 2 दिन, ऐसे करके हमको जो 60 दिन है वो कंप्लीट करना है। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन से हम डेट नहीं गिनते। देखो, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ 1 जनवरी को, ठीक है, और जो हमारा बिल था वो सपोज करो 5 जनवरी को ड्रॉ किया गया, तो हमारी जो मैच्योरिटी पीरियड चालू होगा वो 5 जनवरी से चालू होगा। यानी कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मैटर नहीं करता, डेट ऑफ ड्राइंग मैटर करता है कि आपने किस दिन बिल को ड्रॉ किया। तो गाइज, हमने बेसिक बातें कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के जर्नल करेंगे और इसके कुछ टॉपिक्स बचे हैं, हम वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।